भारत में राष्ट्रवाद, जैसा कि आपने देखा है, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्यों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये भी था कि लोगों की समझ में बदलाव आया कि वे कौन थे और उनकी पहचान और अपनेपन की भावना को क्या परिभाषित किया। नए प्रतीकों और चिन्हों, नए गीतों और विचारों ने नए लिंक बनाए और समुदायों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। अधिकांश देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी। भारत में ये चेतना कैसे उभरी? भारत में वियतनाम और कई अन्य उपनिवेशों की तरह आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेश विरोधी आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उपनिवेशवाद के खिलाफ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में लोगों ने अपनी एकता की खोज शुरू की। उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़ित होने की भावना ने एक साझा बंधन प्रदान किया जिसने कई अलग अलग समूहों को एक साथ बांधा। लेकिन प्रत्येक वर्ग और समूह ने उपनिवेशवाद के प्रभावों को अलग तरह से महसूस किया। उनके अनुभव अलग अलग थे और उनकी स्वतंत्रता की धारणा हमेशा एक जैसी नहीं थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक आंदोलन के तहत इन समूहों को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन एकता बिना संघर्ष के नहीं उभरी। पिछली पाठ्य पुस्तक में आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में राष्ट्रवाद के विकास के बारे में पढ़ा है। इस अध्याय में हम 1920 के दशक की कहानी चुनेंगे और असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि कांग्रेस ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने की कोशिश की, कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में भाग लिया और कैसे राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। 1919 के बाद के वर्षों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए क्षेत्रों में फैल रहा है, नए सामाजिक समूहों को शामिल कर रहा है और संघर्ष के नए तरीके विकसित कर रहा है। हम इन घटनाक्रमों को कैसे समझते हैं? उनके क्या निहितार्थ थे? सबसे पहले, युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई जिसे युद्ध ऋण और बढ़ते करों द्वारा वित्तपोषित किया गया। सीमा शुल्क बढ़ाए गए और आयकर पेश किया गया। युद्ध के वर्षों के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई, 1913 और 1918 के बीच दोगुनी हो गई, जिससे आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई हुई। सैनिकों की आपूर्ति के लिए गांवों को बुलाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन भर्ती से व्यापक गुस्सा पैदा हुआ। फिर 1918-19 और 19 भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप भोजन की भारी कमी हो गई। यह एक इन्फ्लुएंजा महामारी के साथ था। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इस चरण में एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष के एक नए तरीके का सुझाव दिया। 1.1 सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। जैसा कि आप जानते हैं, वे दक्षिण अफ्रीका से आए थे, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। नस्लवादी शासन ने जन आंदोलन की एक नई पद्धति के साथ, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। इसने सुझाव दिया कि यदि कारण सही था, यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ था, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल आवश्यक नहीं था। प्रतिशोध या आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से लड़ाई जीत सकता है। यह उत्पीड़क की अंतरात्मा से अपील करके किया जा सकता है। लोगों को, उत्पीड़कों सहित, को हिंसा के माध्यम से सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के बजाय सच्चाई को देखने के लिए राजी करना पड़ा। इस संघर्ष से अंततः सत्य की जीत निश्चित थी।
महात्मा गांधी का मानना कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन किया। 1916 में उन्होंने किसानों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की। फिर 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित खेड़ा के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे और मांग कर रहे थे कि राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। 1918 में महात्मा गांधी सूती मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए अहमदाबाद गए। 1.2 रोलेट एक्ट इस सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के संयुक्त विरोध के बावजूद इस अधिनियम को इंपीरियल विधान परिषद के माध्यम से जल्दबाजी में पारित किया गया था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक अधिकार दिए और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा चाहते थे, जो 6 अप्रैल को एक लाटल के साथ शुरू होगा। विभिन्न शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया। श्रमिक रेलवे कार्यशालाओं में हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद हो गईं। लोकप्रिय लहर से चिंतित और रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार की लाइनें बाधित होने के डर से ब्रिटिश प्रशासन ने राष्ट्रवादियों पर शिकंजा कसने का फैसला किया। स्थानीय नेताओं को अमृतसर से उठाया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई, जिससे बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर व्यापक हमले हुए। मार्शल लॉ लगाया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। भारत और समकालीन विश्व 13 अप्रैल को कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना घटी। उस दिन जलियांवाला बाग के परिबद्ध मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ सरकार के नए दमनकारी उपायों के विरोध में आए थे, अन्य वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने आए थे। शहर के बाहर से होने के कारण कई ग्रामीण लगाए गए मार्शल लॉ से अनजान थे। डायर ने क्षेत्र में प्रवेश किया, निकास बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया और भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनका उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया, सत्याग्रहियों के मन में आतंक और विस्मय की भावना पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था। जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के कई शहरों में भीड़ सड़कों पर उतर आई। हड़तालें हुई, पुलिस से झड़पें हुई और सरकारी इमारतों पर हमले हुए। सरकार ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया, लोगों को अपमानित और आतंकित करने की कोशिश की। सत्याग्रहियों को जमीन पर अपनी नाक रगड़ने, सड़कों पर रेंगने और सभी साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को पीटा गया और गांवों, पंजाब में गुजरांवाला के आसपास, अब पाकिस्तान में, पर बमबारी की गई। हिंसा फैलती देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। जबकि रॉलेट सत्याग्रह एक व्यापक आंदोलन था, यह अभी भी ज्यादातर शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को अब भारत में एक अधिक व्यापक आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन उन्हें यकीन था कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन आयोजित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने का एक तरीका, उन्होंने महसूस किया, खिलाफत के मुद्दे को उठाना था। प्रथम विश्व युद्ध तुर्की की हार के साथ समाप्त हो गया था और अफवाहें थी कि तुर्क सम्राट इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख खलीफा पर एक कठोर शांति संधि लागू होने
जा रही थी। खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों जैसे मुस्लिम नेताओं की एक युवा पीढ़ी ने इस मुद्दे पर एक संयुक्त सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। गांधी जी ने इसे मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छत्र छाया में लाने के अवसर के रूप में देखा। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। 1.3 असहयोग क्यों? महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन किसके सहयोग से स्थापित हुआ था।